तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 5 को। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखी थी, कुछ क्वेश्चंस करे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सेकंड टॉपिक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका पहले हम फॉर्मेट समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा बच्चों, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड एसेट्स की भी करते हैं, कुछ खरीदा कुछ बेचा, और कुछ लोन्स एडवांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एक प्रॉपर्टी है, हमने उसको रेंट पे दे रखा है, तो वहां से रेंट हमको रिसीव हो रहा है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो हमने शेयर्स जब कभी खरीदे होंगे तो हमने शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उसका हमको डिविडेंड मिल रहा है। और कुछ डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो ये सारी बातें हमारी इन्वेस्टिंग में आएंगी। और हमने कोई टेंजिबल एसेट्स को खरीदा, तो ये भी बात हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएंगी। अब क्या चीज़ प्लस होगी क्या चीज़ माइनस होगी वो हम फॉर्मेट करते हैं और समझते हैं। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आप सब बच्चे अपने अपने रजिस्टर में एक बार बना लीजिए। बाद में मैं आपको जब लिखूंगा मैं आपको, तो आपने सब यही ध्यान देना है, सिर्फ पर्टिकुलर्स और यहां पर आएगा अमाउंट। तो पहले जो जो चीजें प्लस होंगी मैं वही चीज लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसमें हमारा जो पहला आएगा लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि हमने सेल करा, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो, ठीक है, तो वो ए पार्ट के अंदर आएगा। दूसरा लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट थी हमने उसको बेच दी, लेकिन वो अदर देन मार्केटेबल सोर्स होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटीज, नॉट सोर्स, सिक्योरिटीज होनी चाहिए। आगे लोन्स एंड एडवांसेस, कोई हमने लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी जो रीपेमेंट है यानी कि जो उसकी किस्त है वो हमें रिसीव हो रही है, ठीक है। हमने किसी को लोन दिया था या एडवांस दिए थे, तो वो हमको रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा ए पार्ट में आएगा। आगे रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करी वहां से हमारे को इनकम रिसीव हो रही है। ब्रैकेट में लिखिए नॉन करेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आप लिख लेना अपने आप। आगे कोई रेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम प्रॉपर्टी
हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कि हमने प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया होगा, उससे हमको कोई रेंट मिल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स हमने कोई खरीदे थे उसका डिविडेंड हमें मिल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, कोई डिबेंचर्स पर हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितनी भी रिसीविंग से रिलेटेड आइटम्स होंगी, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी और उसका हमको पैसा मिल रहा है, तो वो सारा का सारा ए पार्ट में आएगा। ठीक है जी। तो ये था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। आगे अभी ये उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है, वहां जगह नहीं थी तो उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। तो हमारा ए पार्ट तो हो गया कंप्लीट। पर्टिकुलर्स और रुपीस यहां लिखेंगे बी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो ऊपर हमने क्या लिखा था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां लिखवाया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि अब हमने यहां पर कैश को इस्तेमाल किया है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर यानी कि खर्चे से मतलब आएगा, यानी कि पेमेंट करी हमने, पेमेंट करी फॉर परचेज, फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट other than marketable securities, marketable securities। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, दिए। तो ये सारे के सारे पार्ट, यानी कि ऊपर आएगा लेने पर, रिसीव करने पर, और नीचे आएगा देने के लिए। ठीक है जी। अब सी लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो जब भी होगा इफ, कंडीशन है इफ ए इज मोर देन बी, यानी कि हमारे पास रिसीविंग ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू पेमेंट, और या यूज्ड होनी चाहिए। देखो यहां पर था कैश फ्लो फ्रॉम, अब दूसरी कंडीशन आ रही यूज्ड में, यूज्ड इन इफ बी इज मोर देन ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो अगर तो ए ज्यादा हुआ तो कैश फ्लो कर रहा है, और अगर बी ज्यादा हुआ तो यूज्ड हो रहा है कैश। ठीक है जी। तो ये सारे पार्ट है। अब होगा क्या, हम ए को बी में से माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा ज्यादा, ए ज्यादा या बी ज्यादा है। बी ज्यादा हुआ तो यूज हो रहा है ज्यादा पैसा, और ए ज्यादा है तो आपका फ्लो ज्यादा हो रहा है। चलो, तो ये हमारा कुल मिलाकर एक फॉर्मेट था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको एक फॉर्मेट और बता रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, हालांकि ये आपको पता होगा क्योंकि हम 11th क्लास के अंदर जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था तो उसके अंदर हमने लेजर बनाना फिक्स्ड एसेट्स का भी सीखा था। तो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स का भी मैं आपको लेजर बनाना सिखा रहा हूं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
यहां क्रेडिट, यहां डेबिट। अब डेबिट जब एसेट्स होता है, कोई भी हम एसेट्स का लेजर बनाते हैं तो ओपनिंग कहाँ आता है, डेबिट साइड, क्लोजिंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो कहाँ आता है, डेबिट साइड, और कोई बेचते हैं तो क्रेडिट साइड। किसी बेचने पर अगर हमको प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड, और बेचने पर हमें लॉस होता है तो क्रेडिट साइड। यही होता है, ये हमारा जो एसेट्स होते हैं उसको बनाने का, लेजर बनाने का एक तरीका होता है। तो चलो यहां पर आएगा सबसे पहले ओपनिंग यानी कि टू बैलेंस बीडी, यहां पर आएगा टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहां अगर हमने कोई चीज बेची यानी कि कोई एसेट्स बेचा, इसी को जो भी हमारा एसेट्स होगा फिक्स्ड एसेट, जैसे कि मशीनरी हुआ, बिल्डिंग हुई, हमने अगर बेची होगी तो बाय बैंक, यहां पर सेल। अगर हमको बेचने पर लॉस हुआ तो हमारा क्रेडिट साइड, और किसी तरीके का कोई डेप्रिसिएशन लगता है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमारा क्रेडिट साइड आता हैगा। और बाय बैलेंस लास्ट में बचता है सीडी। और अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो टू बैंक, और यहां पर ब्रैकेट में डाल देंगे परचेज, और ये होता है हमारा क्लोज। ठीक है जी, तो ये था हमारा फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मेट। ठीक है जी, तो फिक्स्ड एसेट्स का हमारे को फॉर्मेट पता लग गया। अब मैं एक और फॉर्मेट आपको बताऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी एक लास्ट है, इसको भी सीख लीजिए, समझ लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, तो ओपनिंग कहां आती है लायबिलिटी की, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस बीडी इधर आएगा, यहां पर वही लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया। यहां पर तो बाय बैलेंस बीडी आएगा और यहां पे टू बैलेंस सीडी आएगा। अब कोई भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा होगा तो यहां आएगा बाय डेप्रिसिएशन, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। ठीक है, और अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, जैसे पिछले सालों के कुछ डेप्रिसिएशन इकट्ठे दे रखे हैं, ये हमने क्लास 11th में सीखा भी था, जब डेप्रिसिएशन हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन सीखा था। 1 ईयर का जो डेप्रिसिएशन हमें लगाना होता था कि हमने पिछले 5 सालों से हम कोई एक फिक्स्ड एसेट्स है उसको यूज करते हुए आ रहे हैं, और हमने एक पर्टिकुलर ईयर जैसे कि 2019 में हमने उसको बेच दिया और हमें 2015 में हमने उसको खरीदा था। यानी कि ऐसा था कि हमने कुछ 5-6 फिक्स्ड एसेट्स थे या फिर टोटल अमाउंट हमें दे दिया गया होता था, तो पर्टिकुलर एक चीज की हम बात करते थे। तो जो पिछले सालों के जितने भी डेप्रिसिएशन इकट्ठे करते थे वो हम यहाँ पे 2 में लिखते थे। याद आया आपको, जब हमने ये डेप्रिसिएशन में भी किया था, जब 1 ईयर का हमको डेप्रिसिएशन बनाना होता था। तो अब बच्चों को, काफी बच्चों को याद भी आ गया होगा। तो ये वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मेट है। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझा, फिक्स्ड एसेट्स का समझा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का समझा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 22 निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है क्लोजिंग की 10 लाख और ओपनिंग की 9,50,000, यानी कि इस बात का ध्यान रखना बहुत सारे मैक्सिमम कंडीशन में होगा क्या, हमें फॉर्मेट हमें लेजर बनाना पड़ेगा मैक्सिमम में। वो हमको कहां से पता लगेगा, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे। तो हमारे पास मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग है और पेटेंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग है। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। हम देखते हैं एक मशीन की कॉस्टिंग दे रखी है 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, वाज सोल्ड 50,000, यानी कि मशीनरी का तो हमें यहाँ पे स्टार लगा लिया, मशीनरी का तो हमें लेजर बनाना ही बनाना है। और साथ में पेटेंट के राइट ऑफ दे रखे हैं 50,000 के, वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट 40,000, यानी कि कुछ पार्ट जो थे पेटेंट के वो हमने प्रॉफिट में बेच दिए 40,000 रुपये में, तो हमारा पेटेंट का भी बनेगा। और जो कि हमारे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमारे को कुछ दे रखा है तो हमको इसका भी बनाना पड़ेगा। तो कायदे से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमें फिक्स्ड एसेट्स और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनके लेजर्स ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में बनाने ही पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, इसी वजह से मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट भी समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 को करना। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, जैसे कि हमें तीनों के बनाने हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 22 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो तो यहीं बन जाए। बाकी फॉर्मेट हम पीछे बना लेते हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट होगा। तो यहां पे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दिया। फॉर द ईयर एंडेड भी लिख लेना, एक स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, बाकी लिख लेना, कोई बात नहीं। चलो, अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 के लेजर्स यानी कि वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट। तो हमको 3 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, तो छोटे छोटे 3 फॉर्मेट बना दीजिए, क्योंकि सारा फॉर्मेट नहीं मतलब लेजर्स। तो ये हमने तीन लेजर्स बना लिए, उसको नाम दिया मशीनरी अकाउंट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ हम बनाएंगे पेटेंट्स का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। और यहाँ हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो हमने ये तीनों के फॉर्मेट बना लिए हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग डालना। तो सबसे पहले हमारे को मशीनरी की देख रखी, हमको सबसे पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग डाल लेते हैं। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। हमारे को कितना बैलेंस दे रखा है ओपनिंग में? 9.5 लाख। मैं आपको दिखा भी देता हूं। डेप्रिसिएशन का 9,50,000 ओपनिंग है और 10 लाख क्लोजिंग है। तो थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ेंगे और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 10 लाख। ठीक है जी, ये हमने 9,50,000 ओपनिंग लिख दिया और 10 लाख क्लोजिंग लिख दिया। उसी तरीके से हम पेटेंट का भी लिख लेते हैं। पेटेंट का जो ओपनिंग है वो 3 लाख है, तो यहां पर टू बैलेंस बीडी 3 लाख और थोड़ा सा स्पेस देंगे बाय बैलेंस सीडी 2 लाख
ठीक है जी, ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी लिख लिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमारे को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो यहां पर आएगा इसका ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है जी 1,10,000 और 1.5 लाख दे रखा है क्लोजिंग, तो टू बैलेंस सीडी 1,50,000। तो सबसे पहले हमारे को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा था, हमने उसको लिख लिया। चलो, तो ओपनिंग क्लोजिंग के बाद अब हम जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, यानी कि उस साल हमने एक मशीनरी जिसकी कीमत 90,000 रुपए थी, ठीक है, 90,000 रुपए उसकी कीमत थी और उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 और 60,000 रुपए अगर मैं आपको बोलूं तो ये प्रोविजन हमारा मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया 60,000। 90,000 रुपए की कॉस्टिंग के ऊपर 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। ध्यान से समझना। अब भाई हमारे को टोटल वैल्यू दे रखी है 9,50,000। अब इस 9,50,000 रुपए में से 90,000 की हम बात कर रहे हैं। 90,000 रुपए के ऊपर 50,000 रुपए का तो प्रोविजनल डेप्रिसिएशन लग गया, तो हम यहां पे डालेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना जी 50,000, सॉरी 60,000, 50,000 नहीं है 60,000 है, ठीक है जी। 90 में से 60 गए, 30 बच गया, कॉस्टिंग बच गई 30 की। अब हमने उसको बेचा कितने में, हमने उसको सोल्ड किया 50,000 रुपए में, तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 50,000। 30,000 वाली चीज को ढंग से समझ लो, 30,000 वाली, क्योंकि 90,000 की तो थी, उसमें से उसमें 60,000 रुपए का प्रोविजनल डेप्रिसिएशन था, 30,000 की वैल्यू बच गई। 50,000 रुपए में सेल कर दिया तो 20,000 का क्या हुआ जी प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना 20,000 का। बात समझ में आ गई। बस अब हमारे को कुछ भी नहीं निकालना, अब हमको पहले तो इसका टोटल करना है। 10 लाख और 50,000 60, तो 11,10,000, 11,10,000 यहां पर आएगा और यहां आएगा 970। 11,10,000 में से 970 माइनस कर दो, 1,40,000 बचता है। अब ये किसकी वैल्यू होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी कभी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो और डेबिट साइड बैलेंस बच जाता है तो उसको हम लेंगे परचेज में। तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में परचेज। 1,40,000 रुपए की इस साल हमने खरीदारी करी होगी पर मशीनरी की। बात समझ में आ गई। ये उसी का ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 रुपए है। बात समझ में आ गई जी। तो ये था हमारा मशीनरी अकाउंट। परचेज हमारे पास निकल के आ गई है 1,40,000 की। अब हम बात करेंगे पेटेंट की। पेटेंट में हमें क्या दे रखा है जी, पेटेंट में राइट ऑफ वर 50,000, राइट ऑफ वर 50,000 वाइल अ पार्ट ऑफ पेमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 40,000 रुपए। चलो जी, अब यहां पर हमारे को राइट ऑफ की कंडीशन दे रखी है। राइट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि वो मतलब खत्म हो गया, नुकसान ही है एक तरीके से। तो यहां पर आएंगे बाय पेटेंट राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। कितने की राइट ऑफ हो गई 50,000 रुपए। तो हमने यहां पर 50,000 उतार दिया। अब हमने जब उसको वाई, जबकि हमने उसको बेच भी दिया और बेचने पर 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो यहां पर डाल देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हुआ जी, प्रॉफिट हुआ 40,000 का। तो बस अब हम क्लोज कर देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हो गया 3,40,000 और यहां पर भी हम 3,40,000 ही उतारेंगे। 3,40,000 यहां, 3,40,000 यहां हो गए 2.5 लाख, बाकी बच गया 90,000। कितना बच गया 90,000। जैसे कि मशीनरी अकाउंट के अंदर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग अवेलेबल था और हमारे पास फिर भी डेबिट में बैलेंस बच रहा था, तो हम किस में डाल रहे थे, परचेज में। उसी तरीके से पेटेंट के अंदर क्रेडिट साइड बैलेंस बचा है तो हम किस में डालेंगे जी, सेल में। तो बाय
बैंक अकाउंट और यहां डाल देंगे, लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर सेल, यानी कि हमने वो जो सेल करी है, ये बैलेंसिंग फिगर इसका है और ये बैलेंसिंग फिगर इसका है। ध्यान रखना जी, बैलेंसिंग फिगर निकालने का ये तरीका है हमारे पास परचेज का और सेल का। इसी का ही बहुत इंपॉर्टेंस है जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट और पेटेंट अकाउंट। ठीक है जी, ध्यान क्या रखना है, ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास अवेलेबल होगा तो डेबिट साइड अगर बैलेंस बचेगा तो हमारा टू बैंक परचेज में जाएगा बैलेंसिंग फिगर। उसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग बचा तो वो सेल में जाएगा, टू बैंक बाय बैंक अकाउंट सेल ब्रैकेट के अंदर, और बैलेंसिंग फिगर वो सेल का होगा क्रेडिट साइड वाला। तो ये था हमारा फिक्स्ड एसेट्स के दो, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस जो बचेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग देने के बाद तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, हाँ जी, एक जो मशीनरी के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था तो कहाँ आता था, हमने इसका फॉर्मेट सीखा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ना, तो वो कहाँ आता था, वो आता था डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो यहां पर हम डाल देंगे टू एसेट्स ही डाल दीजिए। ठीक है, कितना 60,000 का। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको हम कर देंगे क्लोज। ये आ गया 2,10,000 और ये भी 2,10,000 ही होगा क्योंकि हमारा ओपनिंग दोनों मैच होने चाहिए। अब इसका बच गया क्रेडिट साइड बैलेंस, क्योंकि 1 लाख तो यहीं बचेगा, तो यहां पर मैंने डाल दिया 1 लाख। अब यहां पर क्या लिखूं, अब देखो मैंने यहां पर क्या लिख रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में देखो डेप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो किया गया है 1,00,000 रुपए। बात समझ में आ गई जी। तो ये हमारा निकल के आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर दिस ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर। चलो अब हमारा डेप्रिसिएशन भी निकल के आ गया इस साल का, और परचेजिंग भी निकल के आ गई मशीनरी की, और सेल भी निकल के आ गया पेटेंट का। चलो जी, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी परचेज करी थी, आई थी वैल्यू, तो इसको इस तरीके से बना लो ताकि मैं अंदर लिख दूं 1,40,000 की हमने की थी। ये माइनस में आएगा क्योंकि परचेज है ना, पैसा यूज हो रहा है तो माइनस में आएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा, ये हमने मशीनरी को बेच दिया, खरीद लिया मशीनरी को 1,40,000 को। अब उसके बाद और कुछ वैल्यू है, हाँ जी, सेल है, मशीनरी की सेल है 50,000 की, तो यहां पर आएंगे सेल ऑफ मशीनरी, तो वो हम 50,000 प्लस में लिखेंगे। ठीक है जी, सेल भी हो गई, परचेज भी हो गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये सब नहीं आता। पेटेंट में प्रॉफिट हुआ, इधर का कुछ नहीं है, हाँ सेल हुई है तो सेल कर दो, सेल ऑफ पेटेंट्स कितने में, 90,000 के बेच दिए। ठीक है, परचेज नहीं है पेटेंट की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से कुछ आता नहीं है, तो ठीक है, ये 1,40,000 माइनस का और 1,40,000 का ही प्लस हुआ है, तो इसका आंसर आएगा नील, यानी कि 0। ठीक है जी, तो नेट कैश लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नील। आगे बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होता है कंप्लीट। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अब इसी से ही रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको करना है, 21 आपको करना है, 24 आपको करना है और 25 आपको करना है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, मतलब आगे कराऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ और क्वेश्चंस।